नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं आपको नीट की केमिस्ट्री यहां पे पढ़ाता हूं। आज इसी सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा की पढ़ाई आपको इस चैनल पे मिल रही है। हम सबका फर्ज बनता है बच्चों को इसको देश के सारे कोने कोने तक पहुंचाएं, ठीक है? क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारा सपोर्ट आपके पास, आपका सपोर्ट हमारे पास, दोनों का सपोर्ट रहा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना पढ़ाई में ना सिलेक्शन में। और आपको पता है संकल्प भारत सिलेक्शन के लिए जाना जाएगा और उसमें आप ही लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पूरी बेसिक से पढ़ाने का। खैर, आज हम क्या पढ़ने वाले? तो लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, एक ऐसा टॉपिक जिसकी एप्लीकेशन सारे चैप्टर में है। एस ब्लॉक पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी आएगा, पी ब्लॉक पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी आएगा, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी आएगा, डी ब्लॉक पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी आएगा। मतलब आज के बाद जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें इस टॉपिक का रोल है और एनटीए हर साल सवाल पूछ रहा है। जल्दी से बता दो कि सर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और दूसरा पढ़ने वाले हैं फजांस रूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने जिसने इसको बेसिक से नहीं पढ़ा और डेप्थ में नहीं पढ़ा, अब कहोगे इनऑर्गेनिक रटना पड़ता है। बिल्कुल नहीं रटना है, सॉल्युबिलिटी को अच्छे से देखेंगे, इसी तरह हर टॉपिक को डेप्थ में देखते जाएंगे, काम तमाम। सॉल्युबिलिटी के बाद दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में काम आता है, वो आता है बेटा फजांस रूल। आज जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो है आपका सॉल्युबिलिटी। पहले तो हम इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे और आपके सामने इतनी आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आपके हर सवाल लगने लगेगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो एक जगह लिखवा दूंगा। हाँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो आगे जाके बता दूंगा, लेकिन केवल शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा उससे भी नहीं बनेगा, केवल एक्सेप्शन लिखा दूं उससे भी नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे पहले आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाता हूं, 9th क्लास से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे आपको 11th पे लेके आऊंगा, फिर नीट लेवल के सवाल आपसे लगवा दूंगा। आज के सेशन में लास्ट तक बने रहो। आओ भाई, सॉल्युबिलिटी क्या है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? कुछ नहीं, जैसे ये बोर्ड खाली है ना, वैसे ही आपका दिमाग खाली कर लो। कुछ भी नहीं, बस याद करना है एक सुंदर सी महिला है। अब सुंदर सी महिला, वो 9th क्लास की मैडम याद आ रही है, उनको याद करते हुए सोचना है कि उन्होंने सॉल्युबिलिटी के लिए क्या बोला था। खैर, अब उन्होंने कुछ भी बोला, मैडम याद आ गई, दिल खुश हो गया होगा। खैर, बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब है घुलना मिलना। हिंदी में देखोगे ना तो इसका मतलब होता है घुलना मिलना। अब ध्यान दो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यही तो 3 मैजिकल वर्ड थे सॉल्युबिलिटी के लिए। हाँ, बोलना पड़ेगा भी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यही तो थे सॉल्युबिलिटी। जैसी संगत वैसी रंगत, हम जानते हैं ना यार, जैसा संग वैसा रंग, हमने सुना है ना। हम जैसे होते हैं वैसे आसपास के लोग हमारे चारों तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी, कौन किसमें सॉल्युबल होगा? तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड चार्ज है तो चार्ज सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। जैसी संगत वैसी रंगत, आपको पता है। तो 3 मैजिकल वर्ड सॉल्युबिलिटी के लिए कमेंट में लिखोगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी तरह में सॉल्युबल हो जाता है, उसी तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। जो जैसा है बेटा उसी तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबिलिटी, आइए बात करते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। 3 मैजिकल वर्ड है, 3 मैजिकल वर्ड है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी के तरह वाले मॉलिक्यूल में सॉल्युबल हो जाता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आओ अब लाइक डिसॉल्व्स लाइक की बात करते हैं। अगर कोई कंपाउंड पोलर है, अच्छा पहले तो ये समझो पोलर कंपाउंड क्या है, एक एक चीज तोड़ूंगा अभी, रुक जाओ। सर कंपाउंड पोलर क्या होता है? आओ, सबसे पहले पूरी दुनिया में बेटा 2 तरह के ब्रॉडली कंपाउंड को हम बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे हम पोलर कंपाउंड या पोलर सब्सटेंस, दूसरे को बोलेंगे हम नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस। दूसरे को बोलोगे नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस।
एक को बोलेंगे पोलर कंपाउंड यानी कि पोलर सब्सटेंस, दूसरे को बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस। अब पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है? पोलर का मतलब जिसमें पोल्स हो, पोल्स का मतलब होता है चार्ज। ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल्स हो वो पोलर कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल्स नहीं है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। पोल का मतलब चार्ज, पॉजिटिव पोल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल है यानी कि चार्ज है, या वो है पोलर कंपाउंड। तो पोलर सब्सटेंस का मतलब हो गया आपके पास चार्ज्ड कंपाउंड। पोलर सब्सटेंस बोले तो चार्ज सब्सटेंस या चार्ज्ड कंपाउंड। उसी तरह नॉन पोलर सब्सटेंस बोले तो नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि जिसमें चार्ज ना हो। नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि चार्ज ना हो यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड। अगर चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल है, तो इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। चार्ज कंपाउंड पोलर सब्सटेंस, न्यूट्रल कंपाउंड नॉन पोलर सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस पोलर होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कोई सब्सटेंस पोलर है तो वो किसमें सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में। अगर कोई सब्सटेंस ही वो है पोलर है तो इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। कोई सब्सटेंस ही पोलर है तो बेटा इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। कोई सब्सटेंस ही पोलर है तो इट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सब्सटेंस है तो इट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सब्सटेंस है तो इट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर आ रहा है? तो एक हो गया पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, दूसरा हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जो जैसा है वैसे में ही सॉल्युबल होता है, जो जैसा है वैसे में ही सॉल्युबल होता है। ठीक है, अभी बेसिक पढ़ाऊंगा कि होता कैसे है। अभी मैं बीकर बनाऊंगा, नींबू पानी आप बनाते हो ना, नमक और पानी पीते हो ना, वो सारा बना के बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा कि सर आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, पोलर सब्सटेंस है कि नॉन पोलर सब्सटेंस? भाई आयनिक कंपाउंड, अरे सर आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, आयंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और अगर चार्ज है तो वो पोलर हो गया। इसका सीधा मैं लिख सकता हूं कि सर आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। बहुत बढ़िया सर, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर। यार हम तो आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो अभी आयनिक कंपाउंड पढ़ना है ना, तो हम भी चलते धीरे धीरे टॉपिक के अंदर कि आयनिक कंपाउंड तो पोलर होता है, तो आयनिक कंपाउंड कहां सॉल्युबल होगा? ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी देखी जाएगी पोलर सॉल्वेंट में। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, हेंस इट इज सॉल्युबल इन, hence it is soluble in polar solvent, hence it is soluble in polar solvent, hence it is soluble in polar solvent। हां या ना? hence it is soluble in polar solvent। एक सेकेंड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चे वो पोलर होते हैं, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। एग्जांपल, ये पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल कौन बताएगा? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें चार्ज हो, जैसे वाटर। वाटर याद है HOH, H2O, वाटर में H प्लस OH माइनस चार्ज है। वाटर क्या है? वाटर में बेटा चार्ज है H प्लस OH माइनस। हो रहा है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज हो, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें चार्ज हो, उसको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। खैर सर सॉल्युबिलिटी क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहां पे लिखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या लिखेंगे? पहले सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाता हूं अगले वाले स्लाइड पे, पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी समझाता हूं होता कैसे है, इन अंदर में जाके पूरे एटम लेवल पे अभी एनालिसिस करते हैं और 3D इमेजिनेशन कराऊंगा। ये भी डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, या फिर लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर ये होता क्या है। अब मान लीजिए बेटा आपके घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आया या आई, आपकी मर्जी है। अब मेहमान आया या मेहमान कोई आई है, तो मेहमान आया या मेहमान कोई आई है वो कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है बेटे कि आपके पास एक बीकर है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, शानदार। आपके पास ये एक बीकर है, हमने बना दिया एक बीकर, ठीक है, ठीक है, ये बीकर है। चलो नीचे वाला लाइन मिटा देता हूं, बीकर है। अब इस बीकर में सर
मान लीजिए मेरे घर में कोई आता है गेस्ट और उसने बोला मेरे को कि सर मेरा थोड़ा डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो मुझे नमक और पानी मिला के दो, मुझे नमक और पानी का सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने एक सॉल्वेंट बना दिया। यहां पे मैंने क्या किया, एक वाटर ले लिया थोड़ा सा। भाई नमक और पानी में हमें पानी लेना पड़ेगा ना, नमक और पानी में हमें पानी लेना पड़ेगा, हमने ले लिया। हमने सॉल्वेंट यहां पे ले लिया है वाटर। नमक और पानी में बेटा सॉल्वेंट हमने ले लिया है, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर। नमक और पानी में बेटे सॉल्वेंट ले लिया है, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर। अब ध्यान दीजिए, अब हमने इसमें नमक मिलाया, हमने क्या डाला है बेटा इसमें, नमक यानी कि NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट। अब कैसे सॉल्युबिलिटी होता है, आइए मैं नमक और पानी का एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो NaCl कैसा होता है, आप मुझे बताओ NaCl कैसा होता है। तो NaCl का आयनिक कंपाउंड मैंने ड्रॉ कराया हुआ है कि सर हमारे पास आयनिक कंपाउंड NaCl का ऐसा होगा, Na+, उसके बगल में Cl-, Na+, उससे चिपका होगा Cl-, Na+, Cl-, Na+, उससे चिपका होगा Cl-, Na+, उससे चिपका होगा Cl-, Na+, उससे चिपका होगा Cl-। तो Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ये आपके पास बेटे क्या हो गए, Na+ Cl- का मैंने क्या बनाया, देखो बेटा यहां पे Na+ है, यहां पे Cl- आएगा, सिमिलरली Na+ आएगा, सिमिलरली बेटे Cl- आएगा, Na+ आएगा और सिमिलरली बेटे Cl- आएगा, Na+ आएगा, सिमिलरली बेटे Cl- आएगा, Na+ आएगा, सिमिलरली बेटे Cl- आएगा, Na+ आएगा, सिमिलरली बेटे Cl- आएगा, Na+ Cl-, Na+ Cl-। इस तरह से बेटा आयनिक कंपाउंड होता है, बता रखा है। आयनिक कंपाउंड बेटे लैटिस बना के रहते हैं और इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, Na+, Cl-, Na+, Cl- और Na+, है ना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली आयनिक कंपाउंड NaCl। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या ले लिया है, नमक। नमक यानी कि आयनिक कंपाउंड, नमक यानी कि आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड क्या ले लिया हमने, NaCl। नमक यानी कि आयनिक कंपाउंड हमने NaCl लिया है। गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पानी में नमक मिलाया है और हमने नमक के स्ट्रक्चर में बना दिया है। जैसे ही इस नमक को पानी में लूंगा, कॉन्सेप्ट, जैसे ही इस नमक को पानी में लूंगा, पेन कॉपी छोड़ दो, नीचे देखना इधर, जैसे ही इस नमक को पानी में डालूंगा तो नमक का व्हाइट व्हाइट जो क्रिस्टल्स है वो पानी में जाएगा, ठीक है, पानी में गया। पानी में जाने के साथ इसके साथ खेला हो जाता है। क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेता है। पानी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, वाटर, Na+ को O- घेर लेता है, ऑक्सीजन पे Δ-, यहां पे H+ होता है, सबको पता है वाटर में। तो Na+ को कौन घेर रहा है, ये बेटा O- घेर रहा है। जैसे नमक को पानी में डाला, नमक का पॉजिटिव चार्ज पानी के नेगेटिव चार्ज से घिर गया। ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक का पॉजिटिव चार्ज पानी के नेगेटिव चार्ज से घुल मिल गया। सिमिलरली ये जो Cl- है इसको कौन घेरेगा, तो Cl- को बेटे वाटर का H+ घेर लेगा। बोलो क्लियर है। यही सॉल्युबिलिटी होता है कि सॉल्यूट का पॉजिटिव सॉल्वेंट के नेगेटिव से अटैच हो जाएगा और सॉल्यूट का नेगेटिव सॉल्वेंट के पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। पूरा खेल किसका है जिंदगी में, अट्रैक्शन का। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, अट्रैक्शन की वजह से। सॉल्युबिलिटी क्यों होता है, अट्रैक्शन की वजह से। आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, अट्रैक्शन की वजह से। तो पूरी सॉल्युबिलिटी भी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, बस यही समझना है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट आयनिक है और यहां सॉल्वेंट हमारा पानी है, पानी है सॉल्वेंट है। जब हमने नमक को पानी में डाला तो नमक का पॉजिटिव चार्ज पानी के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा और नमक का नेगेटिव चार्ज पानी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा। एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव से अट्रैक्ट होना ही सॉल्युबिलिटी है। अब आया होगा दिमाग में कॉन्सेप्ट, एक दूसरे के पॉजिटिव और, जैसे ये देखो, दिस इज O, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इस तरह से बेटा बॉन्ड बन जाता है। Cl- में भाई ध्यान देना, ये H है, ये H है, इस तरह से बेटा पानी बॉन्ड बन जाता है।
Na+ में ऑक्सीजन जो है वो H है, फिर H है, ये देखो वाटर में बॉन्ड बना लिया। ये किताबों में नहीं मिलता, ये जनरली जब फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं वहां आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। और एनसीईआरटी ने एक छोटी सी लाइन लिख के सॉल्युबिलिटी निपटा दिया, सवाल नहीं होगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, उसके पीछे 10 लाइन हमें समझना पड़ता है। तो ये जो वाटर का H है वो Cl- से अट्रैक्ट होगा, जो वाटर का ऑक्सीजन है वो Na+ से अट्रैक्ट होगा, जो एक का माइनस दूसरे के प्लस से अट्रैक्ट होगा, एक का माइनस दूसरे के प्लस से अट्रैक्ट होगा, एक का माइनस दूसरे के प्लस से अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बेटे चारों तरफ से इसको घेर रखा है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल देखो इसको चारों तरफ से घेर रखा है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आपको चारों तरफ से घेर रखा है। एकदम क्लैरिटी में है, कोई भी डाउट मन में नहीं आना चाहिए। अगर है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। अब देखो जैसे आपके पास OH और H आया, ये अट्रैक्शन। सिमिलरली आपके पास OH और H आया, ये रहा अट्रैक्शन। सिमिलरली बच्चे आपके पास OH और H आया, तो ये रहा आपके पास अट्रैक्शन। तो होगा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अट्रैक्शन हो रहा है। सॉल्यूट का पॉजिटिव सॉल्वेंट के नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा है, 10 बार 10 टीचर से 10 वीडियो खोल के देखा होगा, एक वीडियो खोलो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं ये समझा चुका हूं, एक बार थोड़ा सा और समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, मैंने यहां नमक का एग्जांपल लिया है, सॉल्ट NaCl एग्जांपल लिया है। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जैसे आप सॉल्वेंट में डालोगे, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जैसे ही बेटे आप सॉल्वेंट में डालोगे, तो सॉल्यूट का पॉजिटिव चार्ज सॉल्वेंट के नेगेटिव चार्ज से घिरेगा, और सॉल्यूट का नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट के पॉजिटिव चार्ज से घिरेगा। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। होता क्या है इस केस में, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सब लोग पेन कॉपी छोड़ के वापस से देखो। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी में नमक पानी में गया, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसके घेर लिया। चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा, क्यों, नेगेटिव को पॉजिटिव घेरेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव घेरेगा। क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि सर पहले से इनमें अट्रैक्शन लग रहा है, पहले से NaCl में अट्रैक्शन लग रहा है, पहले से यहां अट्रैक्शन लग रहा है, पहले से अट्रैक्शन लग रहा है, पहले से लैटिस एनर्जी बेटा इसमें लग रहा है। भाई आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी लगता है ना, आयनिक कंपाउंड लैटिस बनाता है तो लैटिस एनर्जी लगता है, पहले से लैटिस एनर्जी इनमें लग रहा है। लेकिन वाटर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, पहले से केटाइन और एनाइन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, पहले से केटाइन और एनाइन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, पहले से केटाइन एनाइन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, पहले से केटाइन एनाइन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन पानी में जाने के बाद पानी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड टूट जाता है पानी में। ध्यान दीजिए हुआ क्या, स्टेप नंबर 1, जैसे ही नमक को पानी में डाला, नमक के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, नमक के पॉजिटिव को वाटर के नेगेटिव ने घेरा, नमक के नेगेटिव को वाटर के पॉजिटिव ने घेरा। थोड़ी देर बाद जो इनका पुराना अट्रैक्शन है, जो इनका आयनिक बॉन्ड वाला अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा अट्रैक्शन वाटर दिखाता है। क्यों, क्योंकि सर यहां पे एक केटाइन एनाइन का अट्रैक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से वाटर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने लगता है, और इस वजह से आयनिक कंपाउंड टूट जाता है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड केटाइन और एनाइन में टूट जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सॉल्ट को जैसे ही पानी में डाला, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेता है। वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरने के बाद वाटर ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होता है, इसलिए पुराने बॉन्ड को तोड़ देता है और नए बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है। यह विधि का विधान है बेटा, आपके साथ भी ऐसा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी मैं पढ़ाता हूं कि पहले से न्यूक्लियस और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अट्रैक्शन कोई दे दे तो इलेक्ट्रॉन ब्रेकअप करके निकल जाता है। सेम सॉल्युबिलिटी में यह दुनिया का रूल है, आप समझ नहीं पाते हैं। पहले से प्यार मोहब्बत है, पहले से अट्रैक्शन हो रहा है, बट अगर इससे ज्यादा प्यार कोई कर दिया, इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई लगा दिया, तो बेटा ब्रेकअप हो जाएगा। दिस इज सॉल्युबिलिटी। समझ पा रहा है, पहले से लैटिस एनर्जी लग रहा है,
पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे ज्यादा कोई अट्रैक्शन लगा दिया तो खट से बेटा ब्रेकअप हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन में क्या होता है, ये जो हमारे पास Na+ अलग हो गया और Cl- भी बेचारा अलग हो गया। Na+ और Cl- ब्रेकअप कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी का 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि वाटर मॉलिक्यूल उस लैटिस के चारों तरफ घेरेगा और धीरे 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 इस लैटिस को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि लैटिस में जितना अट्रैक्शन लग रहा है उससे ज्यादा अट्रैक्शन पानी लग रहा है, तो सारे ब्रेकअप हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड को जैसे ही सॉल्वेंट में डालते हो, आयनिक कंपाउंड के सारे आयंस टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, अलग भागेगा, अलग भागेगा। ऑल केटायन एंड एनायन अलग अलग हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड में ऑल केटायन एंड एनायन अलग अलग हो जाते हैं। यहां प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। तो प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन बड़ी सिंपल है। Na+ को कौन घेरेगा बेटा? पानी। Na+ को कौन घेरेगा? तो ये घेरेगा आपके पास पानी। Na+ है तो उसको वाटर का माइनस घेरेगा, तो Na+ को कौन घेर रहा है? पानी। Na+ को वाटर का माइनस घेरेगा, Na+ को वाटर का माइनस घेरेगा। दिस इज सॉल्वेशन। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ है कि सर सॉल्यूट पार्टिकल को चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेरा, सॉल्यूट को चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेरा, नमक को चारों तरफ से वाटर ने घेरा। घेरने के बाद ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड या सॉल्यूट पार्टिकल सारे केटायन एनायन में अलग हो गए। आयनिक कंपाउंड या सॉल्यूट पार्टिकल सारे टूट गए अलग अलग। इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब ध्यान दो होता क्या है, जैसे आप नमक डालते हो, नमक डालते ही पानी नमकीन नहीं होता है। नमक डालते हो फिर उसको चम्मच से चलाते हो, उसके बाद बेटा केटायन एनायन अलग अलग टूटते हैं। जैसे केटायन एनायन अलग अलग टूटा बेटा आपके पास नमकीन पानी हो जाता है। जैसे केटायन एनायन अलग अलग से टूटा आपके पास नमकीन पानी हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है। नमकीन पानी का मतलब सॉल्युबिलिटी आ जाती है। अब यहां देखोगे फिर से बेटा, यहां फिर से आप देखोगे Cl-। अब Cl- को फिर से वाटर घेरेगा, सारे केटायन एनायन अलग अलग हो गए और उसको वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा। बस डिफरेंस ये है कि वाटर का पॉजिटिव चार्ज घेरेगा। बस डिफरेंस ये है कि वाटर का पॉजिटिव चार्ज घेरेगा। Cl- में वाटर का पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दोनों हाइड्रोजन घेर रहा हो सकता है एक ही हाइड्रोजन घेर रहा हो, डजंट मैटर। बस वाटर का पॉजिटिव चार्ज इसको घेरेगा। कोई भी केस हो सकता है दोनों हाइड्रोजन घेर रहा हो सकता है एक हाइड्रोजन घेर रहा हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपने सॉल्वेशन समझे, सबसे 2 स्टेप। सबसे पहले सॉल्यूट के चारों तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेकेंड स्टेप, सॉल्यूट पार्टिकल में जितने केटायन एनायन थे सारे अलग अलग हो जाएंगे। All the cation anions in solute particles get separated. All the cation anions in solute particles get separated and जैसे cation anion अलग अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं बेटे आपके इस पे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है आपके पास सॉल्वेशन एनर्जी। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी के बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी छोड़िए, पहले लिखिए सॉल्वेशन। पहले आप लिखो, यहां पे लिखो सॉल्वेशन। यहां आ जाओ, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के बाद मैं लिखाऊंगा सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन, फिर हाइड्रेशन एनर्जी, और सारा कवर हो गया तो उसको सॉल्युबिलिटी में कवर कर देंगे। आइए सॉल्वेशन क्या होता है पहले समझते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है इसको सॉल्वेशन कहते हैं। मैंने भी लिखा है प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, दैट इज सॉल्वेशन। मतलब when solute particles are surrounded by solvent particles. What is solvation? When solute particles are surrounded by, when solute particles are surrounded by solvent particles, when solute particles are surrounded by solvent particles, जब solute particles को
चारों तरफ से बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल सराउंड करते हैं. When solute particles are surrounded by solvent particles and due to more attraction, solute particle surround हो जाता है solvent particle से, और solvent particle यानी कि पानी ज्यादा attraction लगाता है, जिसकी वजह से सारे solute particle टूट जाते हैं. Due to more attraction of solvent particle, by water का ज्यादा attraction हो जाता है, due to more attraction of solvent particle. ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल के ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक्स डाउन. ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक्स डाउन. दिस इज नोन एज सॉल्वेशन. दिस इज नोन एज सॉल्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेशन कहते हैं. आइए, सॉल्वेशन आपने समझ लिया है. दिस इज नोन एज सॉल्वेशन. ठीक है. अब सॉल्वेशन के बाद व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? दिमाग में आ रहा होगा ना सर, सॉल्युबिलिटी क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, द एंटायर प्रोसेस इन द एंटायर फेनोमेना इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. द एंटायर फेनोमेना इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. इसी को, पूरे प्रोसेस को इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. सबसे पहला हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल को चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेर रखा है, पहला स्टेप. और दूसरा स्टेप, घेरने के बाद ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है सॉल्वेंट, जिसकी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए. इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं, और दोनों को कुमुलेटिव, दोनों को एक साथ सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. अच्छा, अब सॉल्वेशन आ गया है तो सर एक और टर्म की बात कर दो, सॉल्वेशन एनर्जी की बात कर दो. व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी? अब ध्यान देना सर, यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन? तो मैंने बोला चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे आयनिक बॉन्डिंग हो, चाहे सॉल्युबिलिटी हो. अभी तक 3 मेजर टॉपिक पढ़े, ये सब के सब अट्रैक्शन की वजह से. यहां पे क्या हो रहा है? अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. तो ये सॉल्वेशन एनर्जी भी अट्रैक्शन की वजह से आई हुई एनर्जी है. द व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्वेशन एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड. किसी को कोई दिक्कत? भाई मैंने क्यों लिखा है एनर्जी रिलीज? एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? अट्रैक्शन जब जब होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, बता रखा है. जब जब दो जगह अट्रैक्शन होगा, जब जब प्यार मोहब्बत होगा, खूब अट्रैक्शन, खूब एनर्जी रिलीज होती है. तो द एनर्जी रिलीज्ड कब? व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि नमक आर सराउंडेड बाय पानी यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स. द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स. द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय, when solute particles are surrounded by, when namak is surrounded by pani, when solute particles are surrounded by solvent particles. जब solute particles को solvent particles ने, solvent particles की जगह molecule को ना water molecule घेरता है, तो when solute particles are surrounded by solvent molecules, when solute particles are surrounded by solvent molecule. अब जो solvation energy है, it is always exothermic. जो सॉल्वेशन एनर्जी है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. जो सॉल्वेशन एनर्जी है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. सॉल्वेशन एनर्जी बेटे हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. द सॉल्वेशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. समझ में आया? सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेशन आपके दिमाग में घुस चुका है. सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता है, तो पुराने संबंध टूट जाते हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, और नए संबंध बन जाते हैं, यानी कि नए बॉन्ड बन जाते हैं. पुराना रिलेशन खराब हो जाता है आयनिक बॉन्ड वाला, और नया बॉन्ड बन जाता है सॉल्युबिलिटी वाला. सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी लिखा है, वो क्या है? हाइड्रेशन का मतलब होता है उसमें हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है पानी. अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट अगर वाटर है, ध्यान दीजिए, अगर सॉल्वेंट वाटर है उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन. अगर मैं लिख दूं कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय वाटर, दैट मींस इट इज हाइड्रेशन. कोई डिफरेंस नहीं है, इसी का स्पेशल केस है. तो व्हाट इज हाइड्रेशन?
हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए लिखेंगे कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय वाटर, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को वाटर से सराउंड कर देते हैं, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन, हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। हुआ क्लियर? तो सॉल्वेशन ठीक हो गया, सॉल्वेशन एनर्जी ठीक हो गया, हाइड्रेशन ठीक हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी भी ठीक हो जाएगा। सिंपल है कि वहां पे कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो सकता था, यहां पे वाटर ही होगा। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में बस यही है कि हाइड्रेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेशन, जहां पे सॉल्वेंट हमेशा वाटर कर दिया। सॉल्वेशन एनर्जी भी सेम चीज है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, एनर्जी रिलीज हुआ है व्हेन solute particles are surrounded by water molecule, when solute particles are surrounded by water molecule, when solute particles are surrounded by water molecule, solute particle को चारों तरफ से water molecule हो जाएगा। एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को वाटर का नेगेटिव एंड घेरता है और नेगेटिव को वाटर का पॉजिटिव एंड घेरता है। अब समझ आ रहा है कि क्यों कॉन्सेप्ट बना था कि पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, क्योंकि पोलर में सॉल्युबिलिटी करने के लिए पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों जगह चार्ज होना चाहिए। इसलिए वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि चार्ज होगा तभी सॉल्युबल होगा। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, चार्ज इज डिसॉल्व्ड इन चार्ज। आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करो ब्रेन में ना, बड़ा मजा आएगा आपको। तो चलिए, ये तो डेफिनेशन होगी हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह वगैरह। ये हो गई प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। फाइनल स्टेप ऑफ सॉल्वेशन की वो हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यहां पे एक बहुत अच्छा सा बॉक्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर सा, इसमें फूल पत्ती लगा लेना। 10,000, 12,000, 15,000 जितने का नोट लगाना है लगा लो। एक नोट लिखवाता हूं किससे? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक नोट लिखवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। वो देसी है, मतलब ये अपना जादू है, ये अपना जादू है। जादू आप लोग लिखते हो, वीटी सर का जादू। अब ये जादू से क्या होगा ना, सवाल सॉल्व होंगे एक एक करके। सॉल्युबिलिटी में हुआ क्या? सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हुआ है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। अब देखिए, हमारे काम की बात करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि आयनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट यानी कि वाटर। ध्यान दीजिए, हमारे सिलेबस में सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि आयनिक कंपाउंड, सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि आयनिक कंपाउंड है। हमारे पास आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ही पढ़नी है, ठीक है। और सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा, इसीलिए एक नोट भी बनवा दिया था कि वाटर इज अ पोलर, सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर। हमेशा आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्वेशन नहीं पढ़ेंगे, हम हाइड्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा पानी है हमारे सिलेबस में। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है? स्टेप नंबर 1 में हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। आयनिक कंपाउंड को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहला स्टेप यही हुआ है कि आयनिक कंपाउंड को वाटर ने चारों तरफ से घेर रखा है ना। वो डायलॉग मूवी का याद आ रहा है कि पुलिस ने आपके इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सरेंडर करो। आप थोड़ा तमीज में बोल दिया। पुलिस ने तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। वही कुछ ऐसा होता है, आयनिक कंपाउंड को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, वाटर ने घेर रखा है। अब क्या होगा? वो पुलिस से डर लगता है। कुछ लोगों को पुलिस से डर लगता है, सरेंडर बोल जाते हैं कि सर गोली मत मारना, सरेंडर हो रहे। वैसे यहां होता है, वाटर का अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। वाटर का अट्रैक्शन ज्यादा है और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप नंबर 2 में all the ions of ionic compound gets separated. क्यों सेपरेट हुआ? ड्यू टू हायर अट्रैक्शन।
क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है। कौन? पानी। ड्यू टू हायर अट्रैक्शन ऑफ वाटर, पानी के ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड्स बेटा टूट जाते हैं, आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स गेट सेपरेटेड। क्लियर हुआ? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि हाइड्रेशन एनर्जी यहां पे रिलीज होता है। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, दैट मींस हाइड्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन बोलो या सॉल्वेशन बोलो, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक होगा बेटा? एनर्जी रिलीज हो रहा है सर। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच बेटा नेगेटिव होता है। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए दिमाग में। फिर मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना बोलो। इससे बाहर एक चीज नहीं पूछी जाएगी, इससे बाहर बेटे एक चीज नहीं पूछी जाएगी कभी भी कहीं भी। इससे बाहर एक चीज नहीं पूछी जाएगी कभी भी कहीं भी, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन के बाद, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन समझ में आ गया। पानी ने नमक को चारों तरफ से घेरा, पानी ने आयनिक कंपाउंड को चारों तरफ से घेरा, दिस इज सॉल्वेशन। पानी ने आयनिक कंपाउंड को चारों तरफ से घेरा, हाई अट्रैक्शन लगाया, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड के आयंस टूट गए, अलग अलग हो गए। इसको कहते हैं हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन बेसिकली है क्या? इट्स अट्रैक्शन है यार। हाइड्रेशन है क्या? बेसिकली इट्स अट्रैक्शन। हाइड्रेशन इज नथिंग बट इट्स अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन साइज पे। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा? चार्ज अपॉन साइज पे। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज अट्रैक्शन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी अट्रैक्शन है। किसके बीच में? या हाइड्रेशन एक अट्रैक्शन है किसके बीच में? आयनिक कंपाउंड और पानी के बीच में। हाइड्रेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है आयनिक कंपाउंड और पानी के बीच में। बहुत सही। उस अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन। जैसा लैटिस एनर्जी में था वो भी तो अट्रैक्शन था, सेम ये भी अट्रैक्शन है चार्जेस के बीच में। तो यहां भी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो अट्रैक्शन। बस ये ध्यान रखना अट्रैक्शन किसके बीच में होता है। तो अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड वाटर। अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? तो हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आयन पे, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? साइज ऑफ आयन के। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आयन के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो बेटा साइज ऑफ आयन के। तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन के। और ध्यान दीजिएगा कि नोट, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। जैसा लैटिस एनर्जी में था वैसा ही सेम है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी में। बस वहां जो अट्रैक्शन था वो गैसियस केटायन एनायन के बीच में। लैटिस कंपाउंड बना रहा था, हाइड्रेशन एनर्जी उस लैटिस को तोड़ रहा है। अरे यार बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। लैटिस एनर्जी कंपाउंड बना रहा था, गैसेस केटायन और एनायन को अट्रैक्ट करा के जोड़ रहा था। हाइड्रेशन एनर्जी उन्हीं लैटिस को तो तोड़ रहा है, आयनिक कंपाउंड के ही तो लैटिस को तो तोड़ रहा है। लैटिस एनर्जी कंपाउंड फॉर्म करता है, हाइड्रेशन एनर्जी कंपाउंड तोड़ता है। अगर तोड़ेगा तभी सॉल्युबल होगा, अगर वो नहीं टूटा तो यार सॉल्युबल नहीं होगा। टूटेगा, केटायन एनायन अलग अलग होंगे तभी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो आइए, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। इफ चार्ज इज सेम देन कंपेयर साइज। चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब हो गया पहले चार्ज से कंपेयर करेंगे, अगर चार्ज से कंपेयर नहीं हुआ देन आपको साइज का कंपेयर करना है, देन कंपेयर साइज। अगर चार्ज का कंपेयर नहीं हुआ देन कंपेयर साइज, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हाँ या ना। चार्ज एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर चार्ज सेम है देन कंपेयर साइज। बड़ा इजी, बड़ा आसान, बड़ा अच्छा। अगर चार्ज सेम है देन कंपेयर साइज, हाँ या ना बोलना पड़ता है। आगे बढ़ जाओ।
एक और चीज जो यहां पे मैं आपको एक डब्बे में एक पहले वो लिख लो फिर जादू लिखवाता हूं। सर हाइड्रेशन एनर्जी एक और चीज पे डिपेंड करता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको देखो आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझाता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, ER से डिनोट करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, जितना आप तो इसे याद कर लो ऐसे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा आप इसको याद कर लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन में सीधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा और पूछेगा कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना है आपको, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना है वो है बेटे आपके पास जादू। और जादू कुछ ऐसा छाएगा, सॉल्युबिलिटी के सारे क्वेश्चन करा जाएगा। देखो मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन में क्या होता है कि 4 फॉर्मूला लिख के लाता और मैं यहां पे एक 3D एनिमेशन डायग्राम लिख के लाता, और फिर मैं आपको एक GIF लिख के लाता, फिर यहां पे एक मैंने कॉमिक कुछ लिख के लाता, फिर यहां पे एक कोड वर्ड लिख के लाता और फिर खत्म कर देता। ये ऑफलाइन की तरह संकल्प भारत के सारे टीचर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि मिशन है एजुकेशन को पहुंचाना, मिशन कुछ और नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग इससे बोर हो जाएंगे क्योंकि उनको ऐसा पढ़ने की आदत नहीं है। उनको क्या पढ़ने की आदत है? सर जल्दी जल्दी बता दो ना। जल्दी जल्दी वालों को आज तक मैंने सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है, आप भी नहीं देखे होंगे, बस हाँ मिथ है। समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी खाना खाना भी डॉक्टर बोलता है नहीं खाना, चबा चबा के खाना है, आराम आराम से खाना है, तब जाके डाइजेस्ट होगा। तो यार एक बहुत छोटी प्रोसेस जब बहुत धीरे धीरे करनी होती है, पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज है यार, उसको क्यों आप लोग हल्के में लेते हो? जादू, जादू ये कहता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में कुछ कंपैरिजन है। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, दिमाग में बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो सारा कुछ सवाल होगा। लैटिस एनर्जी क्या है? सर ये भी अट्रैक्शन है यार, आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये भी अट्रैक्शन है, और आपने बता दिया ये भी अट्रैक्शन है। तो आप कुछ क्या होगा, कुछ जो शरारती दिमाग होती है वो सोचेगी दोनों सेम है, क्योंकि सर ने लिखा है दोनों अट्रैक्शन है, दोनों अलग है। ये अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है? तो ये अट्रैक्शन जो है वो गैस केटाइन एंड गैस एनाइन के बीच में है, गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनाइन के बीच में है। बोलो ये बात याद आई क्या? बेटा याद आ रही है क्या? चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। सिर्फ यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी अट्रैक्शन है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है वो है केटाइन एंड, ये जो अट्रैक्शन है हाइड्रेशन एनर्जी जो वो है आयनिक कंपाउंड एंड वाटर के बीच में। आयनिक कंपाउंड का प्लस है तो वाटर का O अट्रैक्ट करता है, आयनिक कंपाउंड का माइनस है तो वाटर का H अट्रैक्ट करता है। दोनों अट्रैक्शन है, दोनों अलग अलग चीज में। लैटिस एनर्जी की वजह से, लैटिस एनर्जी के अट्रैक्शन की वजह से दिस फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। लैटिस एनर्जी जो है बेटा ये आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है, बनाता है। हाइड्रेशन एनर्जी में आयनिक कंपाउंड टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो दिस ब्रेक्स all cation and anion of ionic compound. This breaks all cation and anion of ionic compound. This breaks all cation and anion of ionic compound. ये जो है सारे cation और anion को ब्रेक कर देता है ionic compound का। ध्यान से, this breaks all cation and anion of ionic compound. I hope it is clear. लैटिस एनर्जी बनाने वाला, हाइड्रेशन एनर्जी तोड़ने वाला। एक बनाता है दूसरा तोड़ता है, और तोड़ेगा तभी तो सॉल्युबल होगा,
तोड़ेगा तभी तो आयनिक कंपाउंड के चारों तरफ वाटर घूमेगा। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ये देखो बेटा, ये वैल्यू दी है एप्सिलॉन आर की, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है सबके ब्रैकेट में, आपको याद नहीं करना है, दी होती है क्वेश्चंस में। अब आपको हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में सजाना है, जल्दी से करेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने अभी भी देखा था हाइड्रेशन एनर्जी He इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Er। तो जितना ज्यादा होगा मतलब वाटर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी हुई है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी हुई है। मोर हाइड्रेशन मींस मोर हाइड्रेशन एनर्जी। मोर हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा मींस मोर अट्रैक्शन। मोर हाइड्रेशन मींस मोर अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, मोर हाइड्रेशन एनर्जी। मोर हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट, H2O के बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 34, 37, 30। तो 34 आ जाएगा, दैट मीन CH3OH। 34 के बाद फिर आ जाएगा आपके पास 30 यानी कि C2H6, फिर आपके पास C2H5OH। तो ये जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। पहले चार्ज देखते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। हाइड्रेशन एनर्जी और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अब देखो, अगर चार्ज सेम है तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे पहले बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज देखना है। अगर चार्ज सेम है देन हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज आ जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत शानदार। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत शानदार बात। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत शानदार बात। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत शानदार बात। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज सेम है तो साइज देखेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। यही तीन फैक्टर होता है, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो चार्ज है, और नहीं दिया है तो साइज। अगला क्वेश्चन, अब जैसे आप ये फिनिश करते हैं, आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड चारों तरफ से घिर जाएगा और आयनिक कंपाउंड सारे केटायन एनायन में टूट जाएगा, तो दिस इज सॉल्वेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहला आएगा कि सर हाइड्रेटेड साइज। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आपके पास हाइड्रेटेड साइज, या फिर आप सीधा लिखे साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर इसके एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, और इस पे बेस्ड कुछ सवाल है वो भी करा देंगे। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, या कई जगह बेटा हाइड्रेटेड साइज भी लिखा जाता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह से। आइए अब एक काम करता हूं, मैं कुछ आपको समझा रहा हूं, थोड़ा गौर दो, 2 मिनट, हाइड्रेटेड साइज अपने आप फिनिश हो जाएगा। आओ, मुझे बस इतना बता दो कि लिथियम, मुझे बस इतना बता दो कि लिथियम छोटा है कि बड़ा है? लिथियम छोटा होता है। इससे बड़ा सोडियम होता है? बिल्कुल सही है। इससे बड़ा पोटेशियम होता है? बिल्कुल सही है। इससे बहुत बड़ा रुबिडियम होता है? हाँ जी सर। और इससे बहुत बड़ा सीजियम होता है? बिल्कुल सही है सर। है? जो भी हम साइज देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब गैसियस की साइज होती है। जो भी हम साइज देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वो हम गैसियस की साइज देखते हैं। ये हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं, राइट। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और पीरियोडिक टेबल में कौन सा साइज पढ़ाया जाता है? तो गैसियस का साइज पढ़ाया जाता है। जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में आपको पता है वो सब, चाहे पीरियड का हो चाहे ग्रुप का हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? गैसियस साइज पढ़ाया जाता है। बहुत शानदार।
एक बात बताओ, मैं इसको आयन में कन्वर्ट करता हूं भाई, मैं इसको सेम क्वेश्चन को आयन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से। सेम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस गैसियस, फिर क्या हो जाएगा सोडियम प्लस गैसियस, फिर क्या हो जाएगा पोटेशियम प्लस गैसियस, फिर क्या हो जाएगा आपके पास रुबिडियम प्लस गैसियस, फिर क्या हो जाएगा आपके पास सीजियम प्लस गैसियस। होगा कि नहीं होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। देखो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर हम आयनिक साइज की बात करते हैं, अगर हम आयनिक साइज की बात करते हैं, ये भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं कि यार आयन बना सकता है +1, ग्रुप 1 का है तो +1 बनाएगा, नीचे जाने पे बढ़ता है। अब जो हाइड्रेटेड साइज है उसकी बात अभी करने वाले हैं, अभी तक तो हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दो, सर लिथियम छोटा साइज है ना, हाँ, और इस छोटे साइज में +1 चार्ज है। सोडियम का साइज बढ़ गया और इसमें प्लस चार्ज है। सोडियम का साइज बढ़ गया और इसमें प्लस चार्ज है। पोटेशियम का साइज थोड़ा और बढ़ गया और इसमें, एक सेकेंड, पोटेशियम का साइज थोड़ा और बढ़ गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। रुबिडियम का साइज थोड़ा और बढ़ गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। सीजियम का साइज बेटे बहुत बढ़ गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पढ़ा क्या? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ध्यान दो, लिथियम छोटा, सोडियम थोड़ा बड़ा, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम बहुत बड़ा हो गया। ये साइज ऑर्डर है। अब इस छोटे से साइज में पॉजिटिव चार्ज है, इस छोटे से साइज में बेटा +1 चार्ज है, इस छोटे से साइज में +1 चार्ज है। यहां पे साइज बढ़ गया और इसमें +1 चार्ज है। साइज बढ़ गया और इसमें क्या है, +1 चार्ज है। साइज बढ़ गया और इसमें क्या हो गया, +1 चार्ज हो गया। ओके, साइज बढ़ गया और इसमें क्या हो गया, +1 चार्ज हो गया। साइज और बढ़ गया और सेम +1 चार्ज है। साइज और बढ़ गया और इसमें सेम +1 चार्ज है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना, वही +1 चार्ज छोटे से साइज में डिवाइडेड है, वही +1 चार्ज बड़े से साइज में डिवाइडेड है, वही +1 साइज और बड़े में बट गया, वही +1 चार्ज है बहुत ज्यादा बट गया, वही +1 चार्ज है बहुत ज्यादा बट गया। मतलब यहां पे +1 चार्ज कम लोगों में बटा है, मतलब चार्ज डेंसिटी इज मोर। ठीक है ना? चार्ज इन ए स्मॉल साइज, ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन इन ए स्मॉल साइज, पॉजिटिव चार्ज अगर छोटे से साइज में है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम बटा है। ध्यान दो, मान लो ये 100 रुपए है, +1 का वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए 10 लोगों में मिल रहा है, बटा हुआ है। 100 रुपए 20 लोगों में बट रहा है, ज्यादा बट रहा है। मतलब अब एक आदमी के पास 10-10 रुपए का, एक आदमी के पास 5-5 रुपए का। 100 रुपए अब 50 आदमी बटा है, ज्यादा बढ़ गया ना, तो 2-2 रुपए मिल रहा है। 100 रुपए अब 100 लोगों में बट रहा है, तो अब 1-1 रुपए बट रहा है। 100 रुपए अब 1000 लोगों में बट रहा है, 0.11 सबको मिल रहा है। यहां पे 100 रुपए 10 लोगों में है, 100 रुपए 20 लोगों में है, 100 रुपए 50 लोगों में है, 100 रुपए 100 लोगों में है, 100 रुपए 1000 लोगों में है। कहां पे वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली जहां कम डिवाइडेड है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज स्मॉल साइज में है, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम बटा हुआ है, इट इज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चूंकि बच्चे ये लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज डेंसिटी इज मोर। चूंकि ये लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इज मोर। चूंकि लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए बेटा चार्ज डेंसिटी इज मोर। यहां पे देख लो, पॉजिटिव चार्ज इन बिग साइज। अब पॉजिटिव चार्ज बड़े साइज में है, इसका मतलब बेटे पॉजिटिव चार्ज बड़े साइज में है तो पॉजिटिव चार्ज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पॉजिटिव चार्ज इन बिग साइज का मतलब पॉजिटिव चार्ज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी इज लेस। ये समझ में आया कि सर पॉजिटिव चार्ज छोटे साइज में होने का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बड़े साइज में होने से चार्ज डेंसिटी कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज छोटे साइज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बड़े साइज में क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी इज मोर, चार्ज डेंसिटी इज लेस। चार्ज डेंसिटी इज मोर और चार्ज डेंसिटी इज लेस। पॉजिटिव चार्ज छोटे साइज में, वही पॉजिटिव चार्ज बड़े साइज में। पॉजिटिव चार्ज छोटे साइज में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बड़े साइड में चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी इज लेस। हुआ क्लियर? अब ध्यान दो,
यहां चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा इसको, और अगर चार्ज का डेंसिटी कम है तो कम वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा। अगर चार्ज का डेंसिटी ज्यादा कम है, देखो चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, तो भाई बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसका घेर लेगा, क्योंकि चार्ज स्ट्रांग है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। चार्ज स्ट्रांग है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया। हाइड्रेटेड का साइज बड़ा हो गया। हाइड्रेटेड का साइज पानी के घेरने के बाद का साइज। हाइड्रेटेड साइज, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन या हाइड्रेटेड साइज क्या होगा सर? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन का मतलब पानी घेरने के बाद की आयन। अब चार्ज डेंसिटी बहुत है तो बहुत ज्यादा पानी इसको घेर रखा है, बहुत ज्यादा पानी घेरा है, हाइड्रेटेड साइज बढ़ गया। यहां चार्ज डेंसिटी कम है, थोड़ा बहुत पानी घेर रखा है, साइज कम हो गया। चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। चार्ज डेंसिटी कम, हाइड्रेटेड साइज कम। चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घेर रखा है। चार्ज डेंसिटी कम, अट्रैक्शन कम, कम वाटर मॉलिक्यूल घेर रखा है। बढ़िया, ध्यान से बड़े प्यार से बढ़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, है ना? हाइड्रेशन एनर्जी में मैंने एप्लीकेशन बताया हाइड्रेटेड साइज का। सबसे पहला जो अट्रैक्शन आपको बताया है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अब आपने एक रिलेशन बनाया क्या वहां से? हाइड्रेटेड आयन का साइज गैसियस आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रेटेड आयन का साइज साइज ऑफ गैसियस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने बनाया, क्योंकि देखोगे तो लिथियम बेटा वहां सबसे छोटा है, लेकिन उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा है। अगर मैं बेटे गैसियस साइज की बात करता हूं, गैसियस साइज तो क्या होगा? लिथियम, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। ये गैसियस का साइज है। अगर मैं इसी को आयनिक साइज में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आपके पास यही +1 चार्ज है, लिथियम प्लस? क्या आपके पास यही सोडियम प्लस है? क्या आपके पास यही पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस है? सर गैसियस साइज, आयनिक साइज, गैसियस साइज, आयनिक साइज के बाद अब आते हैं हाइड्रेटेड साइज। चूंकि अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे लिथियम के केस में चार्ज डेंसिटी मोर, लिथियम के केस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर रहा है। यहां पे चार्ज डेंसिटी कम है तो कम वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है, इसका हाइड्रेटेड साइज बढ़ गया। कम वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है, हाइड्रेटेड साइज कम हो गया। तो गैसियस के साइज के उल्टा कर दो, गैसियस के साइज को उल्टा कर दो, और हाइड्रेटेड का साइज मतलब एक्वस लिखते हैं। जैसे गैसियस के साइज के लिए गैसियस जी लिखते हैं, वैसे ही हाइड्रेटेड के साइज को क्या लिखते हैं बेटा? एक्वस। वैसे ही हाइड्रेटेड के साइज को क्या लिखते हैं? एक्वस। तो लिथियम प्लस गैसियस का साइज जो है उसका एकदम रिवर्स कर दो तो आपके पास हाइड्रेटेड का साइज आ जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्यों गैसियस का उल्टा हुआ, क्योंकि अगर साइज गैसियस का छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा, चार्ज डेंसिटी बड़ा हो गया, वाटर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रेटेड साइज बढ़ गया। तो लिथियम एक्वस सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम प्लस एक्वस, एज कंपेयर टू पोटेशियम प्लस एक्वस, एज कंपेयर टू रुबिडियम प्लस एक्वस, एज कंपेयर टू सीजियम प्लस एक्वस। है ना? हाइड्रेटेड का साइज कुछ इस तरीके से आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हाइड्रेटेड का साइज कुछ इस तरह से आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। गैसियस का उल्टा कर दिया। अच्छा, अब सर जब तक जादू नहीं लिखवाओगे तब तक मजा कैसे आएगा? तो बच्चों के लिए मैंने एक जादू भी बना रखी है। अब ये जादू की झप्पी है, एकदम मजा आएगा आपको, झप्पी मार जाएगा, देखना जादू। अब जादू क्या कहता है, बड़े गौर से समझना है कि साइज ऑफ गैसियस आयन छोटा है। अगर ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ गैसियस आयन स्मॉल, अगर गैसियस का साइज छोटा है इसका मतलब क्या हुआ? साइज ऑफ गैसियस आयन इज स्मॉल। इसका सीधा सीधा मतलब बता दो। अगर गैसियस आयन का साइज छोटा है दैट मींस चार्ज डेंसिटी इज मोर।
अगर साइज ऑफ गैसियस आयन छोटा है दैट मींस चार्ज डेंसिटी इज मोर। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है दैट मींस वो अट्रैक्शन, दैट मींस चार्ज डेंसिटी इज मोर, दैट मींस अट्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी मोर। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है दैट मींस अट्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी मोर। अट्रैक्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा दिस मींस हाइड्रेशन, दैट मींस हाइड्रेशन विल बी मोर, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ वाटर ही क्या है, हाइड्रेशन विल बी मोर। और अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो हाइड्रेटेड साइज विल बी मोर। हाइड्रेशन विल बी मोर दैट मींस हाइड्रेटेड साइज विल बी मोर। होप इट इज करेक्ट। बोलो बेटा, हाइड्रेशन विल बी मोर दैट मींस हाइड्रेटेड साइज विल बी मोर, दैट मींस इट इज करेक्ट। सही है, जादू क्लियर हुआ। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हुआ। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन गैसेस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये आपके पास आ जाएगा साइज ऑफ गैसेस आयन इज स्मॉल, चार्ज डेंसिटी इज मोर, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा मतलब हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में ही, अब आपके पास एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में ही अब ये एक और कॉन्सेप्ट आएगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में एक आता है कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, एक और आता है बेटे कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ आयन। कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन। कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन, मैंने ऐसा क्यों लिखा, हाइड्रेटेड आयन की कंडक्टिविटी मोबिलिटी क्यों लिखा, क्योंकि बेटा कंडक्टिविटी ये भी सॉल्वेंट के अंदर देखी जाएगी, मोबिलिटी ये भी सॉल्वेंट के अंदर देखी जाएगी। अब देखना, कंडक्टिविटी के लिए भी आयन को फ्री होना पड़ेगा, तब जाके एक जगह से दूसरी जगह वो कंडक्ट कर पाएगा। मोबिलिटी का मतलब ही होता है मोबाइल, तो उसके लिए भी आयंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। तो चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे मोबिलिटी हो, आयंस के मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, बोथ डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आयन। कंडक्टिविटी कंडक्ट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो, तो चाहे कंडक्टिविटी हो चाहे मोबिलिटी हो, बात सेम ही है, क्योंकि बिना मोबिलिटी के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिपेंड्स ऑन, conductivity and mobility of hydrated ion depends on, conductivity and mobility of hydrated ion, conductivity और mobility hydrated ion का किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है सर, आयन के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा मोबिलिटी, और जितना ज्यादा मोबिलिटी उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। बहुत शानदार। अब मूवमेंट ऑफ आयन की बात, एक बात बताओ, मान लो एक वीटी सर है, एक बहुत हैंडसम एज यूजुअल जैसा मैं दिखता हूं, वेरी हैंडसम, देन रणवीर कपूर से भी ज्यादा हैंडसम। अगर एक आपके पास है वीटी सर, ठीक है, ये हो गए वीटी सर आपके, मान लीजिए कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। अब एक यही वीटी सर मान लीजिए बहुत मोटे होते, यही वीटी सर बहुत मोटे हो जाते, जैसा कि मैं होने नहीं दूंगा, टेंशन ना लो। अब यही वीटी सर बेटे बहुत मोटे हो गए, है ना, जबरदस्त मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए कि भाई साहब पूछो मत। अब ये बेटा पतले वीटी सर है, और ये मोटे वीटी सर है वीटी सर ही, ये मोटे और ये पतले, बहुत सही। अब होगा क्या बेटे, एक रेस लगी है, कि मुझे भागना है, एक जगह से दूसरे को भागना है, कौन जल्दी भाग पाएगा, ये कि ये पतला वाला। भाई थिम है, मैं बहुत अच्छे से भाग सकता हूं, स्पीड भाग सकता हूं, लेकिन अगर मैं मोटा हूं तो मैं यूं करके भागूंगा, तब तक तो कांडी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जिसका साइज छोटा होगा वो मूव ज्यादा करेगा, और जिसका साइज बड़ा हो गया वो मूव नहीं करेगा। जिसका साइज छोटा हो गया वो मूव कर पाएगा, वो आसानी से स्लिम है, थिम है, भाग पाएगा, और जिसका साइज बड़ा हो गया वो मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आया। तो मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। अगर साइज छोटा है तो वो मूव कर जाएगा, लेकिन अगर साइज बड़ा हो गया तो मूवमेंट करने में उसको दिक्कत आएगी। तो वही है बेसिकली कि चाहे कंडक्टिविटी देखनी हो, कंडक्टिविटी, चाहे आपको बेटा मोबिलिटी देखनी हो, कंडक्टिविटी या मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। क्यों हाइड्रेटेड आयन की साइज की बात की है? क्योंकि सर कंडक्टिविटी मोबिलिटी हाइड्रेटेड आयन के लिए डिफाइंड है। क्योंकि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी हाइड्रेटेड आयन के लिए डिफाइन है। क्योंकि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी हाइड्रेटेड आयन के लिए डिफाइन है। कंडक्टिविटी और मोबिलिटी हाइड्रेट, भाई कंडक्टिविटी मोबिलिटी आयन सॉल्यूशन में लिखा जाता है और सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड आयन आता है। तो कभी भी कंडक्टिविटी मोबिलिटी का क्वेश्चन आए, हाइड्रेटेड आयन का उल्टा ऑर्डर। अब देखो, जो पानी में पतला होगा वो आसानी से मोबाइल हो पाएगा, मूव कर पाएगा। जो पानी में मोटा हो गया, साइज बड़ा हो गया, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। साइज छोटा, कंडक्टिविटी मोबिलिटी ज्यादा। साइज बड़ा है तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी कम हो जाएगा। इसका एक जादू है। जादू बोल दो या जादू ट्रिक बोल दो, जादू बोल दो या जादू ट्रिक बोल दो। आपको टेंशन नहीं लेना, कभी भी जिंदगी में टेंशन नहीं लेना। हमेशा जब भी बेटे आपके पास कंडक्टिविटी का सवाल है या भाई साहब एग्जामिनर पगला गया मोबिलिटी का सवाल दे दिया, आप तो हाइड्रेटेड और एक्वस सब भूल जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसेस है। ये ट्रिक है बेटा और कुछ नहीं है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार पहले में गैसियस का उल्टा करके हाइड्रेटेड निकाला, हाइड्रेटेड का उल्टा करके कंडक्टिविटी मोबिलिटी, इतना करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टिविटी मोबिलिटी इज साइज ऑफ गैसियस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैसियस आयन का साइज बड़ा हो गया, कंडक्टिविटी मोबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर गैसियस आयन का साइज छोटा हो गया, कंडक्टिविटी मोबिलिटी कम हो जाएगा। आप मत दिमाग लगाओ कि हाइड्रेशन होगा कि क्या होगा। जो भी साइज ऑर्डर दिया है, गैसियस वाला साइज देख लो। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन पहले कराता हूं इस पे, है ना। अरेंज इन द कंडक्टिविटी ऑर्डर, अरेंज इन कंडक्टिविटी ऑर्डर ऑफ आयन, ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अभी हाइड्रेटेड बोले कुछ भी बोले, इतना सोचना नहीं है। अपने को क्या करना है बेटा, अरेंज इन द कंडक्टिविटी ऑर्डर लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, एक सेकेंड, हाँ लेना की, पोटेशियम प्लस, देन यू हैव रुबिडियम एंड देन यू हैव सीजियम। अभी हाइड्रेटेड आयन बोल दिया है तो ये पता है कि सर ये एक्वस है। हाइड्रेटेड है इसका मतलब एक्वस मतलब पानी से घिरा हुआ है, एक्वस का मतलब पानी से घिरा हुआ है, एक्वस का मतलब पानी से घिरा हुआ है। ओके, अब ये हाइड्रेटेड आयन है बच्चे। अब ध्यान दो सर, गैसियस का जो साइज ऑर्डर है ना वही आपके पास कंडक्टिविटी मोबिलिटी आएगा। तो गैसियस में साइज बढ़ेगा, गैसियस में साइज जो है वही वाला लिख दो। आप भूल जाओ एक्वस लिखा है, आप भूल जाओ हाइड्रेटेड लिखा है। जो अपने पीरियोडिक टेबल में साइज पड़ा है वही गैसियस का साइज होता है और वही कंडक्टिविटी मोबिलिटी का ऑर्डर होगा। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकालो। सबसे पहले आप एक काम करो, हाइड्रेटेड का साइज निकालो। तो हाइड्रेटेड का साइज कुछ यूं आएगा, हाइड्रेटेड का साइज यूं आएगा। उसका उल्टा करोगे तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी आएगा। बात तो एक ही हो गई। पर हाइड्रेटेड का साइज निकाल के उल्टा करो तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी निकलेगी। या फिर सिंपल गैस का साइज निकाल लो, या फिर सिंपल गैस का साइज निकाल दो तो हो गया आपके पास। दिस इज द कंडक्टर हाइड्रेटेड का साइज। ठीक है, अगर सेम आपके पास मान लीजिए सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस 3, ये एक्वस लिखा है, यहां भी एक्वस लिखा है, यहां भी एक्वस लिखा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा गैस वाला साइज का ऑर्डर निकालो कि पीरियोडिक टेबल का साइज का ऑर्डर क्या होता था। तो सर केटायन का चार्ज छोटा, साइज ज्यादा, केटायन का चार्ज कम, साइज ज्यादा होता है। तो गैसियस का जो ऑर्डर होगा वही आपके पास कंडक्टिविटी मोबिलिटी का ऑर्डर होगा। दूसरा तरीका अपना सकते हो कि पहले इसका हाइड्रेटेड का साइज निकालो। तो बेटा इसका हाइड्रेटेड का साइज ये होगा, देखो साइज ऑफ गैसेस का उल्टा हाइड्रेटेड, और हाइड्रेटेड का उल्टा करोगे तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी आएगा। बात तो एक ही होगी। बहुत सही, चलिए तो दिस इज कंडक्टिविटी मोबिलिटी एंड आपके पास एक और था हाइड्रेटेड साइज, कंडक्टिविटी मोबिलिटी और फिर था आपके पास हाइड्रेटेड साइज। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, दैट इज कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, कब एक कंपाउंड सॉल्युबल होगा और कब एक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा, जल्दी से बताइए। When a compound will be soluble and when a compound will be not soluble, तो soluble, for a compound to be soluble,
एक कंपाउंड को सॉल्युबल होने के लिए क्या होना चाहिए? अब मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बेटे बता रखा हूं, अगर आपको याद हो तो याद करो। मैंने बेटा आपको बताया है ना कि हाइड्रेशन ज्यादा होगा तब जाके आयनिक कंपाउंड टूटेगा, और आयनिक कंपाउंड टूटेगा तभी तो सॉल्युबिलिटी होगी। दो बताए थे कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी की वजह से अट्रैक्शन से कंपाउंड बन रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी बाहर में अट्रैक्शन लगा रहा है, वाटर का अट्रैक्शन लगा रहा है, उससे कंपाउंड टूट रहा है। तो फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी को कम होना पड़ेगा। अगर किसी कंपाउंड को सॉल्युबल होना है तो हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। क्यों सर? हाइड्रेशन एनर्जी होगा तभी तो कंपाउंड टूटेगा, और टूटेगा तभी तो जाके सॉल्युबल होगा। फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल, यही तो कहानी है। अच्छा दूसरा केस, फॉर अ कंपाउंड टू बी इनसॉल्युबल। अगर कोई कंपाउंड इनसॉल्युबल है, इसका मतलब वो टूट नहीं पाया, इसका मतलब जो लैटिस का फोर्स था वो स्ट्रांग था, इसका मतलब जो लैटिस का फोर्स था वो स्ट्रांग था। तो इस केस में बेटे हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी हो जाएगा। कंपाउंड टूट ही नहीं पाया, कंपाउंड टूट ही नहीं पाया तो हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी हो गया। फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल, फॉर अ कंपाउंड टू बी इनसॉल्युबल। बोलो क्लियर है क्या? सॉल्युबल होने के लिए आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। इनसॉल्युबल होने के लिए लैटिस एनर्जी शुड बी लेस देन, लैटिस एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसॉल्युबल। अच्छा एक और कंडीशन आती है, एक और कंडीशन आती है। मान लो दो कंपाउंड है और एक ज्यादा सॉल्युबल एक कम सॉल्युबल है। मान लो दो कंपाउंड है, एक ज्यादा सॉल्युबल एक कम सॉल्युबल है। मोर सॉल्युबल कब होगा और लेस सॉल्युबल कब होगा? मोर सॉल्युबल की कंडीशन लिखो, मोर सॉल्युबल कब होगा? एक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल कम होता है और एक कंपाउंड कम सॉल्युबल कम होता है, तो मोर सॉल्युबल की कंडीशन और लेस सॉल्युबल की कंडीशन लिखो। तो एक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल कब है? जब, ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है, मोर सॉल्युबल कंडीशन, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है इट इज मोर। और लेस सॉल्युबल कब है? कि हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इट इज लेस। ध्यान दीजिए, फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए। लेकिन अगर दो कंपाउंड है, एक ज्यादा सॉल्युबल है कम सॉल्युबल है, ये तो वो कंडीशन हो गई कि सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर ज्यादा सॉल्युबल कम सॉल्युबल का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हायर और लैटिस एनर्जी बहुत कम है, तो गैप बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबल हो जाएगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। और गैप अगर कम है तो कम सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी में गैप ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्युबल है, और गैप कम है तो कम सॉल्युबल है। तो ये है सॉल्युबिलिटी की कंडीशन। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, Na2SO4 सॉल्युबल है, BaSO4 इनसॉल्युबल है। Na2SO4 सॉल्युबल है और BaSO4 इनसॉल्युबल है, काहे? देखो मैंने बता रखा है सॉल्युबल की एक ही कंडीशन होगी कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ Na2SO4। बड़ा सिंपल रीजन है। अभी कंडीशन पे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। कोई कंपाउंड सॉल्युबल तब होगा जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और BaSO4 इनसॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BaSO4 कम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BaSO4 इज लेस देन लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4। अब यह हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, कंपाउंड टूट गया तो सॉल्युबल हो गया, या लैटिस एनर्जी ज्यादा है, टूट नहीं पाया, सॉल्युबल ही नहीं हो पाया। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे में लगाऊं, ये लो, और ये कोटा में जबरदस्त कराते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या? Na2SO4 BaSO4, Na2SO4 is soluble and BaSO4 is insoluble in water, explain. Na2SO4 is soluble and BaSO4 सेम क्वेश्चन हो गया। यहां आ जाओ, ये कह रहा है कि CaOH whole twice is less soluble than BaH whole twice। अब ये दूसरा कंडीशन है, लेस सॉल्युबल मोर को सॉल्युबल का।
इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। मैं CaOH इज लेस सॉल्युबल देन BaOH होल ट्वाइस। भाई BaOH होल ट्वाइस ज्यादा सॉल्युबल है, इट इज मोर सॉल्युबल है, और जो CaOH होल ट्वाइस है इट इज लेस सॉल्युबल, और जो CaOH होल ट्वाइस है इट इज लेस सॉल्युबल। BaOH होल ट्वाइस है जो ज्यादा सॉल्युबल है, और CaOH होल ट्वाइस लेस सॉल्युबल है। क्यों? बिकॉज इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है इट इज मोर, और इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है इज लेस। हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है, मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल। बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। लेकिन among halides of CF2 calcium CF2 is insoluble। कह रहा है कि CF2 CaCl2 CaBr2 CaI2, इसमें CF2 जो है वो इनसोल्युबल है। क्यों? क्योंकि CF2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। खत्म। कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इनसोल्युबल कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है। बस अगर मैं इसी चीज को बेटे यहां से समझो, कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। सॉल्युबिलिटी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो अब मैं पढ़ाने वाला हूं। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं जादू। अब ये जादू नहीं है तो कॉन्सेप्ट ही, बट इसको थोड़ा शॉर्ट वे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाइड्रेशन के सॉल्युबिलिटी के सारे क्वेश्चन करा जाएगा, हाइड्रेशन के सॉल्युबिलिटी के सारे क्वेश्चन करा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना। कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब है भाई? कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब है? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। अच्छा, तो हाइड्रेशन एनर्जी कब ज्यादा है? जब, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी का जादू क्या है? व्हेन size difference between cation and anion is high, when size difference between cation and anion is high, जब size difference between cation and anion is high, size difference between cation and anion is high। अगर size difference आपका cation और anion का size difference between cation and anion is high, then when size difference between cation and anion is high, then compound is soluble। When size difference between cation and anion is high, then compound is soluble। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, मैं एक आपको चार्ट बनवाता हूं, है ना। मैं आपको बच्चे एक चार्ट बनवाता हूं और उस चार्ट से आपके पास बड़े सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए, इस चार्ट में आपको लिखना है ए स्मॉल केटायन, और बस ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है, और अभी हो जाएगा। ए स्मॉल केटायन और फिर लिखना है स्मॉल एनायन, है ना। ए स्मॉल केटायन के बाद स्मॉल एनायन। मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं, इससे सारा सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह आपके पास एक चार्ट होगा लार्ज केटायन का और दूसरा हो जाएगा लार्ज एनायन का, और ये लिख लो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आ रहा है। ये लिख लो, उसके बाद सॉल्युबिलिटी आ रहा है। आइए, ये चार्ट है। ए स्मॉल केटायन जो होगा F माइनस, फिर होगा आपके पास OH माइनस, फिर होगा आपके पास O माइनस 2, देन वी विल हैव S माइनस 2। अच्छा, केटायन है ये, सॉरी ये मैंने एनायन लिख दिया। केटायन में आपके पास आएगा कि सर लिथियम प्लस, ये स्मॉल केटायन है। स्मॉल केटायन का चार्ज आप लिखिए बेरिलियम प्लस 2, फिर आप चार्ज लिखेंगे सोडियम प्लस, फिर आप लिखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, Mg प्लस 2 और Al प्लस 3। ये सब स्मॉल केटायन की कैटेगरी में आ रहे हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में ये दिख जाए, ये स्मॉल केटायन हो जाएगा। अब स्मॉल एनायन की जहां तक बात है वो हो जाएगा F माइनस, फिर OH माइनस, O माइनस 2 और S माइनस 2, ये हो जाएगा स्मॉल एनायन। बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, लार्ज केटायन कौन होगा? तो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, लार्ज केटायन। उसके बाद आ जाओ कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंसियम प्लस 2, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। नेक्स्ट, अब आ जाएगा लार्ज एनायन में SO4 माइनस 2,
फिर आ जाएगा आपके पास CO3 माइनस 2, फिर आ जाएगा आपके पास HCO3 माइनस, फिर आ जाएगा PO4 माइनस 3, देन वी विल हैव ClO4 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये सब आ जाएंगे लार्ज एनायन में। अब आप कह रहे हो कि सर क्या ही करा रहे हो यार, जल्दी से बताओ। मुझे पता है पेशेंस नहीं होता है आप में, लेकिन समय जो निर्धारित है वो तो लगेगा ही ना बेटे। आओ, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जब साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। व्हेन द साइज डिफरेंस इज हाई देन कंपाउंड इज सॉल्युबल। मतलब अगर केटाइन छोटा होगा तो एनाइन को बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके सॉल्युबल होगा। अगर एनाइन छोटा है तो केटाइन को बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके सॉल्युबल होगा। क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं, क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं। जैसे ये रहा, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सल्फेट ऑफ AeM, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल? ये बहुत सही। अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है BeSO4, MgSO4, CaSO4, बेटा मांगे कार, SrSO4, BaSO4। चलो, अब मुझे बताना है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बिना रटे। ध्यान दो, कॉमन क्या है पहले पता करो। तो पता किया तो SO4 कॉमन है। अब SO4 स्मॉल एनाइन है कि लार्ज एनाइन है? सर SO4 स्मॉल एनाइन है, सॉरी लार्ज एनाइन है। अगर लार्ज एनाइन है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल केटाइन के साथ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या पता लगाया कि कॉमन क्या है। या एनाइन कॉमन निकल गया, SO4 माइनस 2। एनाइन जो कॉमन है वो स्मॉल है कि लार्ज? सर वो लार्ज एनाइन की कैटेगरी में है। चार्ट देखिए हमने, चार्ट देखा हमने, SO4 माइनस 2 जो है वो लार्ज की कैटेगरी में है। अब अगर लार्ज एनाइन हो गया तो स्मॉल केटाइन के साथ हाईली सॉल्युबल होता है। अगर लार्ज एनाइन है तो स्मॉल केटाइन के साथ, केटाइन सबसे छोटा कहां है? यहां है, तो स्मॉल केटाइन के साथ हाईली सॉल्युबल होता है। ये रहता है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर ए हो गया आपके पास। अब आ जाओ बी, हैलाइड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड सीजियम। अच्छा, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, हैलाइड कह रहा ना, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। चलो इस क्वेश्चन को करो, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है? NaF, NaCl, NaBr, NaI। स्टेप नंबर 1, कॉमन चेक करो कि क्या है। कॉमन क्या है? तो पता चला कि सर कॉमन जो है वो है इस बार लिथियम, CsBr और CsI। कॉमन क्या है? तो सर लिथियम है, मतलब केटाइन कॉमन है। हाँ, अब लार्ज है कि स्मॉल है? तो सर लिथियम प्लस जो है वो स्मॉल केटाइन है। अगर स्मॉल केटाइन है तो लार्ज एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा, क्योंकि उसके उल्टे वाले के साथ सॉल्युबल होता है। कॉमन क्या है? स्मॉल केटाइन। स्मॉल केटाइन है तो बेटे लार्ज एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। स्मॉल केटाइन है तो लार्ज एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। यहां आ जाओ, NaF, NaCl, NaBr, NaI। कॉमन क्या है? Na। कॉमन क्या है? सोडियम। अब सोडियम स्मॉल केटाइन है कि लार्ज केटाइन है? स्मॉल केटाइन। अगर स्मॉल केटाइन है तो लार्ज एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। देखो आयोडीन लार्ज एनाइन होता है। बिना रटे सॉल्युबिलिटी आपके सामने आ रहा है, हैलोजन फैमिली में दोबारा आएगा। यहां आ जाओ, सर इसमें कॉमन क्या है? सीजियम। और सीजियम लार्ज केटाइन है, और लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। खट से आंसर आ गया। बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए आ जाओ सी ऑप्शन में कि सर फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल। एम का मतलब अल्कली मेटल। तो फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल, फ्लोराइड आ जाएगा आपके पास LiF, फ्लोराइड LiF, NaF, फ्लोराइड लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड देन सीजियम। फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स। फिर ब्रोमाइड की बात करते हैं, LiBr, NaBr, KBr, रुबिडियम Br और सीजियम के साथ Br यानी कि ब्रोमाइड। अब आप देखोगे सर क्या कॉमन है, तो फ्लोराइड आपके पास कॉमन है, LaF ये हो गया कॉमन। अब फ्लोराइड कॉमन है तो स्मॉल एनाइन कॉमन है कि लार्ज की क्या कॉमन है? लार्ज एनाइन कॉमन है। तो फ्लोराइड जो है वो स्मॉल एनाइन की कैटेगरी में लिखवाया हुआ है। अगर स्मॉल एनाइन है तो लार्ज केटाइन के साथ सॉल्युबल होगा। कॉमन पता चल गया स्मॉल है तो लार्ज केटाइन के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। कॉमन पता करो स्मॉल है कि लार्ज। कॉमन तो सर यहां पे Br है, और Br
लार्ज एनायन है, लार्ज एनायन है तो स्मॉल केटायन के साथ सॉल्युबल होगा, लार्ज एनायन है तो स्मॉल केटायन के साथ सॉल्युबल होगा। अभी तक आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ रहा होगा, जल्दी से बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट आपके पास बढ़ जाते हैं आगे कि सर ये तीन आपके पास दिए गए हैं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। मैं फिर वही अपनाऊंगा कि कॉमन क्या है। तो मैंने देखा NO3 माइनस कॉमन है, लार्ज है कि स्मॉल, सर लार्ज है, तो स्मॉल केटायन के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, स्मॉल केटायन के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, ये रहा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। और बोलो सेकंड क्वेश्चन में कॉमन देखो क्या है, OH माइनस, स्मॉल है कि लार्ज, स्मॉल, अगर स्मॉल एनायन है तो लार्ज केटायन के साथ सॉल्युबल होगा, अगर स्मॉल एनायन है तो लार्ज केटायन के साथ सॉल्युबल होगा, स्मॉल एनायन है तो लार्ज केटायन के साथ सॉल्युबल होगा। थर्ड वाले में कॉमन क्या है, ClO4 माइनस, स्मॉल है कि लार्ज, लार्ज है, और अगर लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा, अगर लार्ज है बेटे तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा, स्मॉल है तो लार्ज के साथ, लार्ज है तो स्मॉल के साथ। अब बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। आइए ये देखो SO4 माइनस 2 कॉमन है, लार्ज है कि स्मॉल है, लार्ज है, तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा, अगर लार्ज कॉमन है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा। फिर देखो NO3 कॉमन है, लार्ज है कि स्मॉल है, सर लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा। नीचे OH कॉमन है, स्मॉल है, स्मॉल है तो लार्ज के साथ सॉल्युबल होगा, OH कॉमन है और स्मॉल है तो बेटे लार्ज के साथ सॉल्युबल होगा। ठीक लग रहा है? सॉल्युबिलिटी का जादू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना बच्चे। नेक्स्ट, अब मैंने बोला था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैंने बोला था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको एक जगह कराऊंगा। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल। तो आइए सबसे पहले क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल करते हैं, LiCl, फिर आ जाता है NaCl, लेना की KCl, RbCl, CSCl। ठीक है, क्लोराइड एंड आयोडाइड, तो लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड एंड सीजियम आयोडाइड, इसका आंसर करना है। चलिए जल्दी से करेंगे। उसके बाद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, कार्बोनेट हो जाएगा Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, LiHCO3, NaHCO3, लिथियम सोडियम पोटेशियम, KHCO3, रुबिडियम HCO3 और सीजियम बाइकार्बोनेट। फिर आ जाएगा फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, तो आ जाएगा LiF, NaF, KF, RbF, CSF, ये हो गया फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स। ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, LiBr, NaBr, KBr, RbBr, रुबिडियम, फिर सीजियम। ठीक है, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स। फिर आ जाएगा क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स। चलिए पहले इतना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सेप्शंस हैं, अब एक्सेप्शंस ना आपको याद रखने ना हमको, आ जाते एक बार देख लेते हैं कहां कहां एक्सेप्शन है। हाँ, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड क्या है, क्लोराइड एंड आयोडाइड। अच्छा, क्लोराइड और आयोडाइड में होता क्या है, एक्सेप्शन जो एक्चुअल रूल है वो ऐसा होता है, देखो होना क्या चाहिए भाई, इस तरह से ये सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, Cl माइनस लार्ज एनायन है, ठीक है, Cl माइनस लार्ज एनायन है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या होता है, RbCl और CsCl का बढ़ जाता है। अगर आप इसका एक्चुअल ऑर्डर में लिखना चाहो, अगर आप इसका एक्चुअल ऑर्डर में लिखना चाहो तो LiCl, फिर आपके पास आ जाएगा सीजियम क्लोराइड, फिर आ जाता है रुबिडियम क्लोराइड
और देन आपके पास पोटेशियम और सोडियम आ जाता है, बिल्कुल सही है। देन आपके पास NaCl और फिर KCl। क्लियर है? एक्चुअल ऑर्डर है। उसी तरह बेटा आयोडाइड का आ जाता है। आयोडाइड में भी ये आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए, बट द एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट। होता क्या है, Na आगे आ जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। Na फिर लिथियम आयोड। अच्छा, ये याद ही करना पड़ेगा, लीना की रब से, ठीक है, तो ये याद ही करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। उसी तरह कार्बोनेट की बात करो, उसी तरह कार्बोनेट की बात करो, तो आ जाओ, कार्बोनेट की बात करोगे चाहे बाई कार्बोनेट की बात करोगे, तो सॉल्युबिलिटी बेटे कुछ इस तरह से होगा। जनरली ये उल्टा होना चाहिए था। उसी तरह बाई कार्बोनेट भी लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन है। ये दोनों कंप्लीट एक्सेप्शन है, कंप्लीट, पूरा पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, तो दिस इज कंप्लीट एक्सेप्शन। ऊपर वाले भी दो एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है। उसी तरह फ्लोराइड और ब्रोमाइड की भी बात कर लेते हैं, आइए। फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स। अच्छा, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल्स। फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, LiF छोटा है तो बड़े के साथ, यार इसमें ये तो एक्सेप्शन नहीं है, गलत लिखा हुआ है। फ्लोराइड और ब्रोमाइड में मिसप्रिंट है ना, पक्का मिसप्रिंट है। ला ला ला, ये देखो, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड करा चुके हैं, गलत लिखा हुआ है। ये रहा फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड, गलत लिखा हुआ है। चलो, फ्लोराइड और ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल गलत है, यहां से चेक कर लेते हैं इसको, तो इसको हटा दीजिए। यहां पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ अल्कली मेटल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, फ्लोराइड और ब्रोमाइड हो गया। क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको भी हटा देते हैं। क्लोराइड एंड आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, चलिए, फ्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लास्ट लिख देता हूं मैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो सबसे ज्यादा आपके पास BeF2, फिर आ जाता है बेटा आपके पास MgF2, फिर आपके पास जाता है CaF2, फिर आ जाता है आपके पास SrF2, फिर आता है बैरियम फ्लोराइड, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा BeF2 का, ठीक है। ये 4 आपके पास एक्सेप्शन है, या 3 बेसिकली, और एक्सेप्शन भी याद करने का तरीका है। एक्सेप्शन कुछ इस तरह से होगा बेटा, ICBC। ICBC, IC का मतलब हो गया आयोडाइड एंड क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल। आयोडाइड, I का मतलब हो गया आयोडाइड, और C का मतलब हो गया बेटा आपके पास क्लोराइड। B का मतलब है बेटा आपके पास बाइकार्बोनेट, और C का मतलब है अगेन कार्बोनेट। तो ICBC अल्कली मेटल का, ICBC ऑफ अल्कली मेटल, ये थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर है, बस ये ध्यान रखना है। और लास्ट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, याद रख ले तो अच्छा है, नहीं तो ये आप ट्रीट कर ले एज इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि कहीं एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बाकी सारे एनसीईआरटी मेंशन्ड है। कुछ एस ब्लॉक में दिखेगा, कुछ आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिखेगा, एंड सो ऑन। अब इतना रहने देते हैं, आई होप टाइम भी हो गया है कुछ, हाँ 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया। थोड़ी सी तबीयत नासाज है ना, बीते 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, और ठीक करने की कोशिश चल रही है, बट मैंने सोचा कि आपका डिले ना हो, तो मैंने लेक्चर डाल दिया आपको, ठीक है ना। लास्ट वाले में थोड़ा मिसप्रिंट था, उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आया, बट इसको हटाइए, मिसप्रिंट को हटाइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप अच्छा लगा होगा आपको सेशन। शेयर इट टू एवरी ऑफ योर फ्रेंड्स, सारे स्कूल ग्रुप्स में सब जगह फैला दीजिए। और बार बार मैं आपको समझाऊंगा कि बस दिक्कत आएगा, तैयारी जब कर रहे होते हैं ना, तैयारी करने से पहले बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता होगा आपको, एग्जाम आते वक्त बहुत मोटिवेशन देखने को मिलेगा, बट जो पूरा ये 7-8 महीने का जो जर्नी है ना, ये जो आपकी जवानी है वो बेकार हो रही है, बेकार नहीं हो रही है, मतलब स्ट्रगल में जा रही है। तो ये जो आपका जो उम्र है,
उसके अपोजिट आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपका एज जो है वो मस्ती मजाक करने वाला एज अभी फिलहाल टीनेज, लेकिन उसमें आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आप आज अपने सपने के पीछे भाग लेते हैं तो 6 महीने साल भर बाद आपके पीछे लोग भागेंगे आपसे बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, फोन लेने के लिए, बात करने के लिए, फोटो लेने के लिए, किसी भी तरह से। तो सपने के पीछे भागना ना छोड़ो। अगर आप छोड़ दोगे अपने सपने के पीछे भागना, तो दुनिया आपको किसी भी सपने तक पहुंचने नहीं देगी। दुनिया छोड़ देगी आपको बहुत पीछे। और मैं बार बार बताता हूं, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो, और ऊपर वाले का नाम 1-2 बार ले लिया करो दिन में, बाकी सब ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत पावरफुल, बहुत मिस्टीरियस फोर्स है ना ऊपर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। विश्वास रखिए, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।